हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम अपने वीकली करंट अफेयर्स कवर करते हुए 24 टू 30 ऑफ मई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ। लेकिन अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो पहली न्यूज़ जो हमारे पास है, IDB वर्चुअल सेलिब्रेशन 22 ऑफ मई हमारे पास। सो व्हाट इज IDB? IDB हियर मीन्स इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो थीम जो यहाँ पे रही, एक तो आप थीम याद रखेंगे, दैट इज अवर सोल्यूशन आर इन नेचर। देखिए यहाँ पर प्रकाश जावड़ेकर जो कि हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, ओके, फॉर प्रोटेक्टिंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो यहाँ पर इलीगल ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसके लिए हमारे पास गवर्नमेंट काम करेगी। और ये सब जो है सिस्टम ऑर्गेनाइज किसकी तरफ से किया गया है? UNEP की तरफ से। तो यहाँ पर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। पहली बात तो याद रखेंगे कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हमारे पास कब एस्टेब्लिश हुई थी ऑर्गेनाइजेशन? 1972 में। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी कीनिया में है। याद रखेंगे हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी कीनिया में। ओके। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 5 जून को। 5 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ओके स्टूडेंट्स, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि UNEP का गुडविल एम्बेसडर कौन है भारत के अंदर? UNEP गुडविल एम्बेसडर इन इंडिया, जल्दी से नाम कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है स्टूडेंट दिया मिर्जा, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर है हमारे पास दिया मिर्जा। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास कुडॉल इनिशिएटिव ऑफ मणिपुर। देखिए स्टूडेंट, यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड के बेस्ट 10 इनिशिएटिव्स को सिलेक्ट किया है जो कि कोरोना वायरस के खिलाफ हमारे पास लड़ रहे हैं। ओके, सो देखिए जो बेस्ट इनिशिएटिव्स हैं उसमें से एक इंडियन इनिशिएटिव भी है कुडॉल नाम से। ये जो कुडॉल इनिशिएटिव है, ये किसकी तरफ से चलाया जा रहा है प्रोग्राम? ये जो प्रोग्राम है एक NGO की तरफ से चलाया जा रहा है। NGO का नाम है या ऑल। जी हाँ, NGO का नाम याद रखेंगे, या ऑल। तो ये NGO कर क्या रही है? बेसिकली फूड, हेल्थ, हाइजीन प्रोवाइड करने के लिए काम कर रही है टू द लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड HIV पॉजिटिव कम्युनिटी। ये वो लोग हैं स्टूडेंट जिनके ऊपर सोसाइटी जो है बिल्कुल ध्यान नहीं देती, या यूँ कहूँ तो बहुत कम ध्यान दिया जाता है इन लोगों की हेल्प करने के रिगार्डिंग। सो बेसिकली या ऑल इनके लिए स्पेशली आगे आई है, तो ये अपने आप में एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो यहाँ पर आप एक तो याद रखेंगे NGO का नाम, और दूसरा इसके इनिशिएटिव का नाम कुडॉल नाम से। ओके, एक छोटा सा पॉइंट और, मणिपुर की बात हो रही है स्टूडेंट यहाँ पर, तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर का नाम भी याद रखेंगे। हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर? वो है N बीरेन सिंह। N बीरेन सिंह इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। ओके स्टूडेंट, जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हु इज द आयरन लेडी ऑफ मणिपुर, हु इज नोन टू बी आयरन लेडी ऑफ मणिपुर। ओके, याद रखें स्टूडेंट, आयरन लेडी ऑफ मणिपुर के नाम से हम जानते हैं इरोम शर्मिला जी को। इरोम शर्मिला वो हैं स्टूडेंट जिन्होंने 16 साल भूख हड़ताल की थी। जी हाँ, इरोम शर्मिला मणिपुर से हैं और इन्होंने 16 साल भूख हड़ताल की थी। इनके एरिया में अफ्स्पा लगा हुआ था। अफ्स्पा क्या है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। यहाँ पर अफ्स्पा के अंडर क्या होता है कि आर्मी को स्पेशल पावर मिल जाती है। तो यहाँ से अपने एरिया से ये चाहती थी कि अफ्स्पा को हटा दिया जाए मणिपुर के अंदर से। तो इन्होंने 16 साल भूख हड़ताल की थी, जिसकी वजह से ये जानी गई एज आयरन लेडी ऑफ मणिपुर। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट। तो स्टूडेंट, वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स की एक लिस्ट आई है, जिसको टॉप किसने किया है? न्योमी ओसाका ने। न्योमी ओसाका के बारे में याद रखेंगे, जापानीज प्लेयर हैं। ओके, और राइट नाउ शी इज नंबर 1 इन द WTA रैंकिंग। WTA यानी वुमेन टेनिस एसोसिएशन रैंकिंग में नंबर 1 है, और बहुत टाइम से नंबर 1 चल रही सारेना विलियम्स को उन्होंने पछाड़ दिया है। तो देखिए स्टूडेंट, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो क्या कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF 1913 में बनी एक बॉडी ITF, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। तो ITF नाम की जो बॉडी है वो हमारे पास रेगुलेट और कंट्रोल करती है, किसको रेगुलेट करती है? हमारे पास टेनिस को, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड न्यूज़ है, और ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से अगर रिलेटेड कोई ऐसी न्यूज़ हमें देखने को मिलती है अपॉइंटमेंट को लेकर, तो वो पेपर पॉइंट से रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट किया है स्टूडेंट कारमन रेनहार्ट को एज न्यू वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट।
इनकी पिक्चर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो कार्मेन रेनहर्ट हमारे पास नई वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट होंगी वर्ल्ड बैंक में। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है डेविड मेलपास। पता ही होगा आप लोगों को, सिंपल सा क्वेश्चन, डेविड मेलपास इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ, हाँ जी, वर्ल्ड बैंक। एक और अपॉइंटमेंट यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने की है, वो किसकी की है? आबाज झा की। आबाज झा जो हैं वो हमारे पास क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट का काम जो हमारे पास है वो करेंगे साउथ एशियन रीजन में। लाइक टेक द एग्जांपल, अभी एक साइक्लोन आया था, आपको पता होगा, बे ऑफ बंगाल में। तो उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी मैनेजमेंट करने के लिए आबाज झा रिपोर्ट बनाकर किसको हैंड ओवर करेंगे? वर्ल्ड बैंक को। तो आप ये दोनों अपॉइंटमेंट्स के बारे में याद रखेंगे, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको मैं स्टूडेंट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड बैंक में राइट नाउ जो सीएफओ हैं, सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो इंडिया से हैं, वो है अंशुला कांत। याद रखेंगे, सीएफओ हमारे पास वर्ल्ड बैंक में कौन है? अंशुला कांत। ओके, आप स्टूडेंट जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड बैंक की फॉर्मेशन कौन से ईयर में हुई थी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड बैंक की जो फॉर्मेशन है वो कौन से ईयर में हुई थी। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है 1944, जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक की जो फॉर्मेशन हुई थी। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो राइट साइन पैक्ट टू एक्वायर 24% स्टेक इन IRSDC। तो व्हाट इज IRSDC? देखिए स्टूडेंट, इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये एक हमारे पास न्यू एंटिटी है जिसका काम क्या है बेसिकली आपको मैं स्टूडेंट यहाँ पे बताना चाहूँगा। इसका काम है कि भारत के अंदर 400 रेलवे स्टेशंस को इंटरनेशनल लेवल के रूप में डेवलप करना। इंटरनेशनल लेवल के रेलवे स्टेशंस को यहाँ पर डेवलप करना, भारत के अंदर 400 रेलवे स्टेशंस को डेवलप करने का बेसिकली टारगेट है। और ट्रिपल बी मॉडल का बेसिकली यूज़ किया जाएगा। ट्रिपल बी मॉडल क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। और कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशंस को प्राइवेटाइज करने का भी काम किया जाएगा। जैसा कि आपको बता दूं कि भारत का पहला प्राइवेटाइज रेलवे स्टेशन, भारत का पहला प्राइवेटाइज रेलवे स्टेशन कौन सा है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो कि हमारे पास कहाँ है? नियर भोपाल, मध्य प्रदेश। हबीबगंज रेलवे स्टेशन नियर भोपाल, मध्य प्रदेश। ओके, सो आप यहाँ पर याद रखेंगे IRSTC की फुल फॉर्म। और दूसरा ये याद रखेंगे, गवर्नमेंट ने कितने रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में कन्वर्ट करने का टारगेट रखा है? दैट इज 400। 400 रेलवे स्टेशंस को हमारे पास वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशंस में कन्वर्ट करने का टारगेट हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किया है। नेक्स्ट हमारे पास इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर। देखिए स्टूडेंट, एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर भारत में खोला गया है। ओके, बेसिकली जो हमारे पास कंपनीज एंटिटीज़ के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको एड्रेस किया जाएगा और रिजॉल्व कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन खास बात क्या है, इस रेजोल्यूशन सेंटर को इनोग्रेट जिस पर्सन ने किया उनका नाम है जस्टिस AK सिकरी। अब ये जस्टिस AK सिकरी कौन है? ही इज़ द इंटरनेशनल जज एट सिंगापुर कमर्शियल कोर्ट। तो सिंगापुर में हमारे पास इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट है, तो वहाँ पर एक इंडियन जज काम कर रहे हैं जिनका नाम है जस्टिस AK सिकरी। तो इन्होंने हमारे पास इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर को इनोग्रेट किया है। तो ये आप बात याद रखेंगे। ओके, चलिए जी, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। इंडियन जज बड़े हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी जगहों पे काम करते हैं, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी लेवल की कोर्ट जो कंसीडर की जाती है, हाईएस्ट लेवल की कोर्ट पूरे वर्ल्ड में, वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आप मुझे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर कौन से इंडियन जज काम कर रहे हैं, उनका नाम। नेम द इंडियन जज वर्किंग विद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ओके, जज का नाम याद रखेंगे स्टूडेंट। करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। करेक्ट आंसर है जस्टिस दलवीर भंडारी। याद रखेंगे, जस्टिस दलवीर भंडारी, इंडियन जज वर्किंग विद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास रिपोर्ट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एंडेमिक थ्रेटन फ्लोरास। देखिए, उत्तराखंड के अंदर हमारे पास कई जो स्पीसीज हैं रेयर प्लांट्स की, वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो उसको लेकर यहाँ पर उत्तराखंड पहली बार एक तो रिपोर्ट लेकर आया है, और उसने क्या बात की है कि वो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन को लेकर काम करेगा। ओके, सो व्हाट इज जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन? इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। इट इज़ अ मेथड टू कंजर्व द जेनेटिक ट्रेट्स ऑफ एंडेंजर्ड एंड कमर्शियल वैल्यूएबल स्पीसीज। ओके,
देखिए कोई प्लांट की एनिमल की स्पीसीज जो है अगर खतरे के अंदर है वो विलुप्त हो सकती है, एक्सटिंक्शन उसके रिगार्डिंग पॉसिबल है, तो इसको सबको रिपोर्ट्स को कंक्लूड कौन करता है, वो करता है IUCN। फुल फॉर्म आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, रेड लिस्ट पब्लिश करती है जिसके अंदर हमारे पास ऐसी स्पीसीज के बारे में बात की जा सकती है जो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकती है फ्यूचर में। ओके, सो IUCN के बारे में भी आप याद रखेंगे। चलिए हम बात कर रहे थे उत्तराखंड की, और उत्तराखंड के अंदर प्लांट्स और यहाँ पर जो रेयर प्लांट्स मिलते हैं उनके बारे में आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि उत्तराखंड में एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है जो फ्लावर्स के लिए फेमस है, उसका ज़रा नाम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। एक फ्लावर्स के लिए एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। ओके, याद रखेंगे उत्तराखंड में जो बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है दैट इज, हाँ जी, नाम क्या है उसका, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। जी हाँ, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ओके, उत्तराखंड के कुछ और फेमस नेशनल पार्क के नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। द मोस्ट फेमस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो टाइगर्स के लिए फेमस है। नेक्स्ट राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, और लास्ट वन जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास दैट इज गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। सो ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड के। ओके, चलिए जी, फर्स्ट सॉलिड स्टेट लेज़र वेपन सिस्टम। देखिए हमारे पास स्टूडेंट याद रखिएगा, USA ने एक हमारे पास क्या किया है, लेज़र वेपन सिस्टम डेमोस्ट्रेटर हमारे पास यहाँ पर एक तरह से यूज़ किया है। और बेसिकली इसको यूज़ किस पर्पज से किया जाएगा, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं UAV, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। मान लीजिए टेक द एग्जांपल, इंडिया ने या किसी भी दुश्मन कंट्री ने अगर USA के खिलाफ कोई भी ड्रोन का यूज़ किया है, तो ये जो लेज़र बीम है ये क्या कर सकती है, लेज़र बीम उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती है। ओके, तो जब भी हम बात करते हैं स्टूडेंट लेज़र की, तो पहले तो आप ये समझिए कि लेज़र करती क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रेडिएटेड एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है बेसिकली। और लेज़र की खुद की फुल फॉर्म भी है, लेज़र की खुद की फुल फॉर्म भी है, फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो 1960 में पहली बार लेज़र को बनाया गया था। अब मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि लेज़र की इन्वेंशन किसने की थी, हु इन्वेंटेड लेज़र इन 1960। 1960 में लेज़र की इन्वेंशन किसने की थी। ओके, करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, करेक्ट आंसर है थियोडोर माइमन। थियोडोर माइमन वो पर्सन थे जिन्होंने लेज़र की इन्वेंशन की थी 1960 में। नेक्स्ट हमारे पास DRDO, RCI डेवलपमेंट, यहाँ पे डेवलप आईना अटेंडेंस एप्लीकेशन। तो देखिए बेसिकली स्टूडेंट हुआ क्या है कि कोरोना वायरस के टाइम पर DRDO की सारी ब्रांचेस, DRDO की सभी लेबोरेटरीज काम कर रही हैं देश की हेल्प करने के लिए। तो आपने सुना ही होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन बार बार हमारे पास न्यूज़ में आ जाती है, दैट इज़ रिसर्च सेंटर इमारत। रिसर्च सेंटर इमारत DRDO की एक लैब है जो कि हैदराबाद में है। इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक अटेंडेंस एप्लीकेशन यहाँ पर बनाई है, जिसमें क्या होगा कि फेस को रिकॉग्नाइज करके अटेंडेंस यहाँ पर हो जाएगी। कोई आपको बायोमेट्रिक या थंब इम्प्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिजिकल टच की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो आपने बेसिकली याद रखना है कि आईना ऐप को किसने डेवलप किया है। सो ये हमारे पास DRDO की एक सब्सिडरी ने इसको डेवलप किया है। DRDO की जब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट याद रखेंगे, 1958 में बनी एक ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिशन 1958। DRDO के करंट जो हमारे पास चेयरपर्सन है वो हैं G सतीश रेड्डी, इज़ द करंट चेयरपर्सन ऑफ DRDO। ओके, आप स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताइए कि डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी, DRDO की एक और एंड सब्सिडरी है डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी, ये भारत में कहाँ स्थित है, डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी भारत में मैसूरू में आपको मिलेगी, मैसूरू दैट इज इन कर्नाटक। ओके, और DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है, DRDO का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में।
नेक्स्ट स्टूडेंट, इंडियन नेवी मेड ब्रीथेबल पीपीई किट। देखिए स्टूडेंट, पीपीई किट की लगातार डिमांड जो है वो हमारे पास बढ़ती जा रही है, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं कोरोना वायरस के वो बढ़ते जा रहे हैं। तो सभी भारत की एंटिटीज़ जितनी भी हमारे पास हैं वो सभी देश की हेल्प करने के लिए आगे आ रही है, तो इंडियन नेवी भी उनमें से एक है। तो इंडियन नेवी ने एक हमारे पास ऐसी पीपीई किट बनाई है जो फैब्रिक में ऐसा है कि वो कंफर्टेबल रहता है डॉक्टर्स और बाकी मेडिकल स्टाफ के लिए, जिसका नाम रखा गया है नवरक्षक पीपीई किट। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नवरक्षक पीपीई किट हमारे पास किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई। तो ऑप्शन में आपको डीआरडीओ, इसरो या इंडियन नेवी देखने को मिल सकता है। आप याद रखेंगे इंडियन नेवी ने एक किट हमारे पास बनाई है। इसके अलावा इंडियन नेवी क्या कर रही है, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको मेडिसिन सप्लाई कर रही है। जैसे कि अभी हमने प्रॉपर एसेंशियल मेडिसिन सप्लाई की है मेडागास्कर नाम की कंट्री को, जो कि एक आइलैंड कंट्री है। ओके, देखिए जब भी हम बात करें इंडियन नेवी की, तो एक तो आप याद रखेंगे इंडियन नेवी के चीफ का नाम, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, करमबीर सिंह। ओके, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, करमबीर सिंह। और नेवी के लिए सबसे बड़ा हमारे पास वेपन कौन सा होता है, दैट इज़ एयरक्राफ्ट कैरियर। किसी भी नेवी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, एयरक्राफ्ट कैरियर। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इंडिया में अभी एक ही वर्किंग एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसका नाम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विमान वाहक पोत। नेम द ओनली वर्किंग एयरक्राफ्ट कैरियर इन इंडिया राइट नाउ। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है हमारे पास आईएनएस विक्रमादित्य। जी हाँ, याद रखेंगे आईएनएस विक्रमादित्य हमारे पास इकलौता वर्किंग एयरक्राफ्ट कैरियर है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हॉकी आइकन बलबीर सिंह सीनियर पासिस अवे। ओके, तो ऐसे पर्सन जिन्होंने 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, उनकी अभी डेथ हो गई है स्टूडेंट। तो भारत के लिए 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके थे एक जाने माने हॉकी के प्लेयर। इनकी बायोग्राफी का नाम आप याद रखेंगे, द गोल्डन हैट्रिक। ओके, सो गोल्डन हैट्रिक नाम से हमारे पास इनकी बायोग्राफी थी। सो माई हॉकी डेज इन 1977। 2012 में जब लंदन में ओलंपिक्स हुए तो 16 लेजेंडरी प्लेयर्स को बुलाया गया, जिसमें से एक हमारे पास बलबीर सिंह सीनियर भी थे। ओके स्टूडेंट, आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि भारत ने ओलंपिक में कितनी बार गोल्ड मेडल जीता है इन द फील्ड ऑफ हॉकी। तो स्टूडेंट याद रखेंगे भारत ने 8 बार हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ है कि मिजोरम ने इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया है स्पोर्ट्स को। तो ऐसा मिजोरम ने क्यों किया है स्टूडेंट, समझने की कोशिश कीजिए। इससे हमारे पास स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ सब्सिडी, लोन एंड अदर कंसेशन। ओके, तो सीधा सीधा क्वेश्चन कि नॉर्थ ईस्ट की किस स्टेट ने हमारे पास भारत में पहली बार इंडस्ट्री का स्टेटस दिया स्पोर्ट्स को, तो वो है मिजोरम। और आपको मैं स्टूडेंट बताना चाहूँगा कि मिजोरम का 91% जो एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। ओके, 91% एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। और चीफ मिनिस्टर हैं जोरमथंगा। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है, जोरमथंगा। ओके, चलिए स्टूडेंट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताइए कि नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया जो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट की एक स्टेट में है, वो कौन सी स्टेट में है। सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय या नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट के किस राज्य में स्थित है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, करेक्ट आंसर मैं स्टूडेंट बता देता हूँ। करेक्ट आंसर है इम्फाल मणिपुर। जी हाँ, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है हमारे पास इम्फाल मणिपुर में। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, अलीबाबा को फाउंडर जैक मा रिजाइन फ्रॉम द सॉफ्ट बैंक बोर्ड। देखिए सॉफ्ट बैंक एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ये भारत में पिछले कुछ सालों से लगातार अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती आ रही है। तो उसके बोर्ड से हमारे पास अलीबाबा के जो को फाउंडर थे जैक मा, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। अली बाबा की बात करें तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि हमारे पास फ्लिपकार्ट की तरह चाइना के अंदर काम करती है। तो ई कॉमर्स की बेसिकली कंपनी, लेकिन इसकी नेट वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, चलिए जी, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अली बाबा के करंट सीईओ कौन है। क्योंकि जैक मा पहले सीईओ हुआ करते थे, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो हु इज़ द करंट सीईओ ऑफ अली बाबा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके,
याद रखेंगे अली बाबा के करंट सीईओ हैं डैनियल जहैंग। जी हाँ, याद रखेंगे अली बाबा के करंट सीईओ कौन है? डैनियल जहैंग। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 440 मीटर लॉन्ग टनल बिलो चंबा टाउन। देखिए स्टूडेंट, चार धाम प्रोजेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि वो चारों धामों को, जो हिंदू धर्म में चार धाम है हमारे पास, गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, इन चारों को आपस में कनेक्ट करेंगे जिससे टूरिज्म को बूस्ट किया जा सके, बेसिकली रिलीजियस टूरिज्म अगर मैं टू बी प्रिसाइज कहूँ तो। उसी को लेकर 440 मीटर एक लॉन्ग टनल बनी है चंबा टाउन में। देखिए, जब भी मैं चार धाम की बात करता हूँ, चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट की, तो ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरह से कनेक्ट करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। लेकिन ये जो चार धाम है एक और वजह से स्टूडेंट फेमस है। यहाँ से हमारे पास चार इंपॉर्टेंट रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। ओके, तो याद रखेंगे कि गंगोत्री से हमारे पास कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? भागीरथी रिवर। जी हाँ, याद रखेंगे गंगोत्री से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? भागीरथी रिवर। केदारनाथ से होती है मंदाकिनी, और बद्रीनाथ से होती है अलकनंदा, और यमुनोत्री से होती है यमुना रिवर। ओके, तो यमुना रिवर आपको पता है कि आगे चलकर कहाँ मिलती है? गंगा में मिलती है। ओके, सो आपने स्टूडेंट याद रखना है कि ये जो चारों रिवर्स हैं ये हमारे पास चार अलग अलग धामों से ओरिजिनेट होती हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। गंगोत्री जो है ओरिजिनेट करती है गंगोत्री से ओरिजिनेट करती है भागीरथी रिवर, केदारनाथ से हमारे पास मंदाकिनी, और याद रखेंगे बद्रीनाथ से अलकनंदा, और यमुनोत्री से यमुना रिवर। नेक्स्ट हमारे पास यूएस लेफ्ट ओपन स्काई सर्विलेंस ट्रीटी। अब ये क्या है स्टूडेंट, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यूएस ने एक हमारे पास एक समझौता किया हुआ था, यूएस और हमारे पास उसके साथ 34th नेशन ने 34 कंट्रीज ने एक समझौता किया हुआ था। किसको लेकर? हमारे पास अनआर्म्ड एरियल सर्विलेंस को लेकर, कि एरियल सर्विलेंस, जो एरिया का सर्विलेंस है वो किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट ने क्या किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ से विड्रॉ कर लिया है कि अब यूएसए जो है ओपन स्काई सर्विलेंस ट्रीटी का पार्ट नहीं रहेगा। तो आपने याद रखना है कि तो कितने मेंबर्स हैं इसके अंदर? 34 नेशन, और किसने विड्रॉ किया है? यूएस ने। अब ओके, देखिए यूएस के करंट प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। याद रखेंगे डोनाल्ड ट्रंप कौन सी पार्टी से हैं? दो पार्टीज हैं यूएसए में इंपॉर्टेंट, एक है डेमोक्रेटिक और एक है रिपब्लिकन। और हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नवंबर में हमारे पास यूएसए में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, यूएस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड। सो हमारे पास देखिए स्टूडेंट, याद रखिएगा सुमन गवानी एक हमारे पास इंडियन ऑफिसर है, ठीक है। तो पीस कीपिंग मिशन में ये काम कर रही थी, यूएन का पीस कीपिंग मिशन चल रहा है शांति बनाए रखने का। ये कहाँ पर चल रहा है? ये चल रहा है साउथ सूडान में, जिसको नाम दिया गया यूएन मिस। फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान। जी हाँ, याद रखेंगे यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान। सो ये जो अवार्ड है अपने आप में एक इंपॉर्टेंट अवार्ड कंसिडर किया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 एक इंडियन को मिला है, सुमन गवानी को। पहली बार किसी इंडियन पीस कीपर को अवार्ड मिला है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल का नाम आप याद रखेंगे, एंटोनियो ग्यूटरस। ओके, और इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर कब ऑब्जर्व किया जाता है? 29 मई को। ओके, साउथ सूडान की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो साउथ सूडान जो है वो 2011 में ही बना एक हमारे पास न्यूली क्रिएटेड कंट्री है। ओके, आप मुझे स्टूडेंट कोई कैपिटल इसकी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि साउथ सूडान की कैपिटल क्या है। अगर किसी को पता है तो जल्दी से कैपिटल कमेंट करिए, कैपिटल ऑफ साउथ सूडान। तो स्टूडेंट याद रखें, कैपिटल ऑफ साउथ सूडान जूबा, JUBA। जूबा इज द करंट कैपिटल ऑफ साउथ सूडान। ओके, डॉक्टर राजीव जोशी जो कि हमारे पास IBM के लिए काम करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सो उनको मिला है इनोवेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, जिसको नाम दिया गया है द न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन। इनकी तरफ से ये हमारे पास एक अवार्ड दिया जाता है, इन्वेंटर ऑफ द ईयर। ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने की वजह से इनको अवार्ड मिला है। IBM की बात करें स्टूडेंट, तो IBM एक बहुत ही जानी मानी कंपनी है, US की कंपनी है, और रिसेंटली इसके CEO अपॉइंट हुए थे स्टूडेंट, इंडियन ओरिजिन से हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि हु इज़ द करंट न्यूली अपॉइंटेड CEO ऑफ IBM। ओके, याद रखें IBM के जो नए CEO हैं वो हैं हमारे पास अरविंद कृष्णा।
अरविंद कृष्णा इज द करंट सीईओ ऑफ IBM। नेक्स्ट हमारे पास फिश प्रोडक्शन टारगेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रखा है वो रखा है 220 लाख मैट्रिक टन 2024-25 तक। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक जो गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है फिश प्रोडक्शन का वो है 220 लाख मैट्रिक टन। देखिए स्टूडेंट, पहली बात तो आप ये याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज को कौन हैंडल कर रहे हैं? गिरिराज सिंह। तो यहाँ पर एक स्कीम चल रही है फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भारत के अंदर, जिसको नाम दिया गया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और यहाँ पर पहली बार क्या होगा कि जो मछुआरों की जो नावें हैं, जो किश्ती है, उसको इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड की जाएगी। ये अपने आप में एक बड़ी खास बात है स्टूडेंट। और बेसिकली ये सब क्यों किया जा रहा है? ब्लू रेवोल्यूशन को भारत में प्रमोट करने के लिए। तो ब्लू रेवोल्यूशन क्या है? नंबर ऑफ फिश प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना। भारत वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे सबसे बड़े लेवल पे फिश प्रोडक्शन, हमारे पास फिश को एक्सपोर्ट करता है। ओके, सी फूड को मेनली एक्सपोर्ट करता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किस चीज़ से है। आपको मैं ये भी स्टूडेंट बताना चाहूँगा कि फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? वो है अरुण कृष्णन एंड हीरालाल चौधरी। भारत में हमारे पास फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? अरुण कृष्णन एंड हीरालाल चौधरी। दे आर नोन टू बी फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया। ओके, वन धन स्कीम। देखिए स्टूडेंट, याद रखेंगे कि वन धन स्कीम जो है वो किस लिए है? पहले तो ये ट्राइबल लोगों के लिए, ट्राइबल जो आदिवासी लोग हैं, तो इसको हमारे पास आप एक पॉइंट याद रखेंगे, वन धन स्कीम लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19। द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, लेक्चर सीरीज वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19, ट्राइबल पीपल की हेल्प करने के लिए। और यहाँ पर गो ट्राइबल कैंपेन भी लॉन्च की गई है, जिसमें आउटलेट खोले जाएंगे एयरपोर्ट्स पे, अलग अलग जगहों पर। तो बेसिकली हेल्प करने के लिए काम करता है ट्राइफेड, किसकी? आदिवासी लोगों की। ओके, और आपने ये भी याद रखना है, यूनिसेफ के साथ मिलकर, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के साथ मिलकर एक वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान, जिसमें कोविड-19 के बारे में लोगों को बताया जाएगा, वो भी शुरू किया गया है ट्राइफेड के द्वारा। आप स्टूडेंट जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर? हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर? ओके, करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर कौन है? अर्जुन मुंडा। जी हाँ, याद रखेंगे, अर्जुन मुंडा इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके, ताइवान प्रेसिडेंट री इलेक्टेड फॉर द सेकंड टर्म। देखिए, ताइवान की फिर से प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं तसाई इंग वेन। ताइवान आपको कहाँ मिलेगा? ताइवान आपको मिलेगा चाइना के बिल्कुल पास, और चाइना इसे अपना एरिया एक तरह से मानता है। और लेकिन ताइवान जो है वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में प्रोजेक्ट करता है। तो बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो ताइवान को हमारे पास रिकॉग्नाइज नहीं करती चाइना के प्रेशर के अंडर। तो चाइना की वन चाइना पॉलिसी के वजह से बहुत सी जो कंट्रीज हैं वो चाइना को यहाँ पर ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो आपने यहाँ पर एक तो प्रेसिडेंट का नाम याद रखना है कि ताइवान के प्रेसिडेंट कौन है? तसाई इंग वेन इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। और ताइवान की जो करेंसी है वो है ताइवान डॉलर। जी हाँ, याद रखेंगे, ताइवान डॉलर। और ताइवान को काफ़ी जगहों पर आपको देखने को मिलेगा रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। जी हाँ, रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से ताइवान को जाना जाता है। और जब चाइना को रिप्रेजेंट करना होता है तो चाइना अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करता है? दैट इज़ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का मतलब है चाइना, लेकिन जब रिपब्लिक ऑफ चाइना सिर्फ कहा जाए तो दैट मीन्स ताइवान। और स्टूडेंट आप एक छोटा सा पॉइंट और याद रखेंगे कि ताइवान की जो कैपिटल है वो है ताइपे। ताइवान की जो कैपिटल है दैट इज ताइपे। नेक्स्ट हमारे पास ITC टू एक्वायर 100% इक्विटी ऑफ सनराइज फूड। ओके, सो ITC की अगर हम बात करें, ITC यानी इंपीरियल टबैको कंपनी, इसने 100% शेयर एक्वायर कर लिए हैं सनराइज फूड प्राइवेट लिमिटेड के। तो ये बेसिकली FMCG सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। सो व्हाट इज़ FMCG? दैट इज़ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। जैसे कि हमारे पास मैगी है, कैचअप है, जो हमारे पास करियाने से जनरल रिलेटेड जो सामान होता है दैट इज़ नोन टू बी FMCG, दैट इज़ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। तो ITC आपने देखा होगा, बिंगो मैड एंगल्स, yippee नूडल्स, ये सब हमारे पास ITC के प्रोडक्ट्स हैं। ओके, सो ITC ने सनराइज फूड हमारे पास लिमिटेड को एक्वायर कर लिया, आपने ये याद रखना है। और पहले ये टबैको काम करने वाली कंपनी थी। ओके, और टबैको जो है भारत में पुर्तगालियों ने इंट्रोड्यूस किया था, ये भी आप याद रखेंगे। भारत के अंदर जो टबैको था वो पुर्तगालियों ने इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज इंट्रोड्यूस बाय द पोर्टुगीज पीपल। ओके,
आप मुझे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मैक्सिमम टबैको प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। ओके, मैक्सिमम टबैको प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया कौन सी है स्टूडेंट? याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट एक बुक आई है जेके रोलिंग, जो कि एक फेमस हमारे पास राइटर हैं। आपने सुना ही होगा जेके रोलिंग का नाम, फेमस ऑथर है हैरी पॉटर सीरीज़ की। तो उन्होंने एक बुक रिलीज़ की है जिसका नाम है द एकाबॉग। ओके, ये हमारे पास सीरीज़ की फॉर्म में आएगी और इसकी जो हमारे पास चैप्टर्स हैं वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। ओके, वेबसाइट पर द एकाबॉग नाम की एक वेबसाइट होगी, उस पर आपको ये ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे। सो जेके रोलिंग एक फेमस राइटर हैं, आप याद रखेंगे, यूके से हैं। ओके, और ये हमारे पास बच्चों के लिए जनरली जो बुक्स लिखते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेटेड होती है। ओके, सो ये छोटा सा पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए आपको मैं एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहूँगा स्टूडेंट, इंटरेस्टिंग पॉइंट। भारत में जो बुक्स लिखी जाती हैं वो कॉमिक बुक जो है बच्चों के लिए जनरली कई सारे राइटर्स लिखते हैं, लेकिन फादर ऑफ कॉमिक बुक इन इंडिया अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए फादर ऑफ कॉमिक बुक इन इंडिया, तो आपने याद रखना है अनंत पाई। जी हाँ, अनंत पाई इज नोन एज फादर ऑफ कॉमिक बुक इन इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास टेक फर्म, हमारे पास एक टेक फर्म है जिसका नाम है वक्रेंगी। ये हमारे पास एलआईसी के साथ मिलकर काम करेंगे और दोनों का काम क्या रहेगा कि अनसर्व्ड एरिया में हमारे पास इंश्योरेंस, माइक्रो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराना। देखिए अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है पेपर में कि हमारे पास एलआईसी कौन सी एंटिटी के साथ मिलकर काम करेगी माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने के लिए? दैट इज वैक्रेंगे लिमिटेड, वीएल नाम से। एलआईसी की बात करूँ तो 1956 से भारत में काम कर रही है, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके करंट चेयरमैन है एमआर कुमार। और हमारे पास इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल कौन करता है स्टूडेंट? इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए काम करता है इरिडाई। जी हाँ, याद रखेंगे, इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कौन काम करता है? दैट इज इरिडाई, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, जिसके करंट चेयरमैन कौन है इरिडाई के? सुभाष चंद्र कुंटिया। इरिडाई के करंट चेयरमैन कौन है? सुभाष चंद्र कुंटिया। आप स्टूडेंट जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इरिडाई? इरिडाई का हेडक्वार्टर हमारे पास कहाँ पे है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, याद रखेंगे इरिडाई का जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना में इरिडाई का हेडक्वार्टर है। ओके, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 25 टन ऑफ पेस्टिसाइड टू ईरान। देखिए स्टूडेंट, HIL लिमिटेड, HIL यानी हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, जिसको पहले नाम से जाना जाता था, अब सिंपली HIL लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, एक PSU है। ये क्या करेगा? 25 टन हमारे पास एक केमिकल, टेक्निकल केमिकल प्रोवाइड करेगा। ओके, ये किस लिए प्रोवाइड किया जाएगा? लोकास्ट कंट्रोल प्रोग्राम के तहत। आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए कि लोकास्ट यानी टिड्डी, जिसको हिंदी में टिड्डी दल कहा जाता है, उसने भारत में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई है। ओके, और साथ ही साथ हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में भी। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि ईरान के थ्रू होकर ये भारत आए हैं। तो हम ये क्या चाहेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है वो ओरिजिनेशन में ही, और जब वो ओरिजिनेट होती है तभी हम उसको ख़त्म करें। तो इसी वजह से इंडिया क्या कर रहा है, एक बहुत बड़े लेवल पे पेस्टिसाइड किसको प्रोवाइड कर रहा है? ईरान को। तो ये आपने याद रखना कि कौन सी कंट्री को भारत ने पेस्टिसाइड इतने बड़े लेवल पे प्रोवाइड किए हैं। ओके, सो ईरान की अगर मैं बात करूँ, ईरान की जब मैं बात करता हूँ तो आपने याद रखना है ईरान के करंट जो प्रेसिडेंट है वो है हसन रोहानी। हसन रोहानी इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। और इंडिया और ईरान का बड़ा पुराना कनेक्शन रहा है कहीं ना कहीं। तो नादिर शाह ईरान का एक फेमस रूलर हुआ करता था हमारे पास। मिडीवल इंडिया की जब मैं बात करता हूँ तो मिडीवल इंडिया में हमारे पास नादिर शाह जो है ईरान का रूलर हुआ करता था उस समय मिडीवल इंडिया के टाइम पर, और ये इंडिया पे अटैक करता है। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन कमेंट करके बताएंगे, आंसर देंगे कि जब नादिर शाह भारत पे अटैक करता है तो उस समय मुगल राजा कौन होता है? नेम द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द अटैक ऑफ नादिर शाह।
ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, नादिर शाह के अटैक के समय भारत में जो मुगल शासक था वो था मोहम्मद शाह रंगीला। ओके, तो नादिर शाह बहुत भारी भरकम लूट पाट करता है भारत से और बहुत कुछ लूट कर ले जाता है। नेक्स्ट, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबी। एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, तो उसके नए प्रेसिडेंट बने हैं मार्कोस प्रेडो। ओके, सो मार्कोस प्रेडो हमारे पास कौन सी कंट्री से हैं? ब्राज़ील से हैं। ये रिप्लेस करेंगे केवी कामत को। इससे पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट थे वो भारतीय थे, केवी कामत। लेकिन आपको एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना है, अब इस बैंक के अंदर, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भारतीय हैं। उनका नाम है अनिल किशोरा। अनिल किशोरा न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली क्या किया है, इंडिया को और बाकी अपने मेंबर कंट्रीज को $1 बिलियन दिए हैं ताकि वो कोरोना वायरस से लड़ सकें। ओके, जब भी हम बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो इसको बनाने के लिए स्टूडेंट याद रखेंगे जो ऑथराइज कैपिटल थी दैट इज ऑफ $100 बिलियन। ऑथराइज कैपिटल कितने की थी? $100 बिलियन की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई में। ओके, याद रखेंगे। और 5 कंट्रीज ने मिलकर इस बैंक के अंदर फंडिंग की हुई है राइट नाउ। वो 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? दैट इज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट हमारे पास नरेंद्र बत्रा एज मेंबर ऑफ ओलंपिक चैनल कमीशन। ओलंपिक चैनल कमीशन में नरेंद्र बत्रा को मेंबर बनाया गया है। तो आपने याद रखना है नरेंद्र बत्रा है कौन। नरेंद्र बत्रा हमारे पास स्टूडेंट, पहली बात तो आप याद रखेंगे, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, करंट हेड हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। सो आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ओके, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। सो यहाँ पर एक चैनल लॉन्च करने जा रही है, ओलंपिक चैनल। तो उसमें हमारे पास इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नरेंद्र ध्रुव बत्रा को भी जगह दी गई है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। और मुझे 2 पोजीशन हमेशा याद रखने की, आईयूए के प्रेसिडेंट और हमारे पास एफआईएच के प्रेसिडेंट सेम पर्सन है, वो है नरेंद्र बत्रा। जब मैं ओलंपिक चैनल की बात करता हूँ, देखिए स्टूडेंट, एक चीज़ आप याद रखेंगे, ओलंपिक चैनल में हमारे पास एक फीमेल मेंबर भी हैं। आईओसी का जो ओलंपिक चैनल कमीशन है उसके अंदर एक फीमेल मेंबर भी हैं इंडिया से। जल्दी से कमेंट सेक्शन में उनका नाम कमेंट करके बताइए, फीमेल मेंबर ऑफ आईओसी ओलंपिक चैनल कमीशन। फीमेल मेंबर ऑफ आईओसी ओलंपिक चैनल कमीशन कौन है? नीता अंबानी, मुकेश अंबानी की वाइफ। इंडिया में स्पोर्ट्स को इन्होंने प्रमोट किया है अपनी एंटिटी के थ्रू, अपने जो पैसा है फंडिंग के थ्रू। लाइक आपको पता होगा जैसे आईएसएल में इनकी टीम प्ले करती है, हमारे पास आईपीएल में इनकी टीम है। तो इसी वजह से स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ये हमारे पास आईओसी में भी एक मेंबर के रूप में अपॉइंटेड है नीता अंबानी। ओके, एक अच्छी खबर, इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशनलाइज किया है हमारे पास सेकंड स्क्वाड्रन ऑफ एलसीए तेजस। देखिए स्टूडेंट, इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर क्या किया है, स्क्वाड्रन का मतलब आप समझ लीजिए कि एक ग्रुप, प्लेन्स का एक ग्रुप। तो भारत का पहला खुद से बनाया हुआ इंडिजिनियसली बिल्ट फाइटर एयरक्राफ्ट, उसका नाम क्या है? एलसीए तेजस। एलसीए का मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। तो इसका जो सेकंड क्वाड्रन है उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है एट सुलर एयरफोर्स स्टेशन। तो आपने याद रखना है सुलर एयरफोर्स स्टेशन कहाँ है हमारे पास? दैट इज इन कोयम्बटूर, तमिलनाडु। और हमारे पास एयर चीफ मार्शल कौन है? एयरफोर्स के हेड कौन है? आरकेएस भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो तेजस के बारे में एक छोटा सा पॉइंट और याद रखेंगे, ये 4th जनरेशन सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। तो पेपर में कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि 4th जनरेशन है, 5th जनरेशन है, 3rd जनरेशन है। तो ये आपने याद रखना है कि एक 4th जनरेशन सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। सुपरसोनिक का मतलब होता है फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। ओके, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताइए कि तेजस की मैन्युफैक्चरिंग भारत में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती है? कौन से एंटिटी के द्वारा एलसी तेजस की मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाती है? ओके, याद रखेंगे एलसी तेजस को मैन्युफैक्चर करने का काम कौन करता है? दैट इज डन बाय, हाँ जी, किसके द्वारा किया जाता है? दैट इज डन बाय एचएएल। एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि हमारे पास बेंगलुरु, अपने हेडक्वार्टर बेंगलुरु से ऑपरेट करती है। नेक्स्ट हमारे पास इसरो रिसीव पेटेंट फॉर हाईलैंड सॉइल्स स्टिमुलेंट।
देखिए हाईलैंड सॉइल का मतलब यहाँ पर ये लूनर सॉइल भी इसको नाम दिया गया है। देखिए हुआ क्या है समझने की कोशिश कीजिए। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये काफ़ी सारी अपनी स्टडीज़ रिसर्च वर्क कैरी करती रहती है। तो इसने अभी क्या किया है कि लैब के अंदर मून की जो सॉइल है उसको एक तरह से मैन्युफैक्चर किया है। मतलब आप सरल शब्दों में समझने की कोशिश कीजिए कि जो हमारे पास चांद के सरफेस के ऊपर आपको मिट्टी मिलती है उसको हमारे पास इसरो ने लैब में डेवलप किया और उसका पेटेंट हासिल कर लिया है। तो अपने आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इससे होगा क्या, इससे हमारे जो अपकमिंग मून को लेकर जो मिशन हैं उनके बारे में हम और थोड़ा सा प्रिसाइजली टेस्टिंग वगैरह कर पाएंगे। तो इसको बनाने के लिए यू रॉक यूज़ की जा रही है, दैट इज़ अनॉर्थोसाइट रॉक। ये हमारे पास कहाँ मिलती है, ये मिलती है हमारे पास सलेम तमिलनाडु में। ओके, याद रखेंगे अनॉर्थोसाइट रॉक्स जो हैं उससे हमारे पास ये बेसिकली मून सॉइल जो है वो मैन्युफैक्चर की गई है। अभी चंद्रयान 2 मिशन हमने लॉन्च किया था लेकिन वो कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि विक्रम लैंडर जो है वो सही से लैंड नहीं कर पाया था। लेकिन अब हम फिर से, हमारी कोशिश है कि अभी चंद्रयान 3 हम लॉन्च करें इस साल के एंड तक। देखिए इसरो की जब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट याद रखेंगे, इसरो के करंट चेयरमैन कौन है, के सिवान। और इसरो अपने सारे सैटेलाइट की लॉन्चिंग कहाँ से करता है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। कहाँ से लॉन्चिंग करता है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि कहाँ है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। भारत में इकलौता लॉन्चिंग स्टेशन है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इसरो जो है वो जल्दी ही एक दूसरा लॉन्चिंग स्टेशन एस्टेब्लिश करने जा रहा है जिसको लेकर काम शुरू हो चुका है। तो आप मुझे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसरो जो है अपना दूसरा लॉन्चिंग स्टेशन जो डेवलप कर रहा है वो भारत के किस राज्य में डेवलप कर रहा है। इसरो विल एस्टेब्लिश सेकेंड लॉन्चिंग स्टेशन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, याद रखेंगे थूथीकोडी तमिलनाडु। इससे पहले हमारे पास सतीश धवन स्पेस सेंटर का है आंध्र प्रदेश में, अब थूथीकोडी तमिलनाडु में दूसरा लॉन्चिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इंस्टेंट अलॉटमेंट फैसिलिटी ऑफ पैन कार्ड। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हुआ है समझने की कोशिश कीजिएगा। पैन कार्ड को लेकर हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट की एक नई गाइडलाइन आ चुकी है कि जिसके पास एक वैलिड आधार कार्ड होगा तो उसको पैन कार्ड जो है इंस्टेंटेनियसली मिल जाएगा। उसके लिए पैन कार्ड के लिए वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी रिकॉल हो, याद हो, तो गवर्नमेंट ने भी क्या कहा था कि हमारे पास आधार कार्ड का यूज़ करके भी आप ITR फिल कर सकते हो, इनकम टैक्स रिटर्न फिल कर सकते हो। ये हमारे पास लास्ट बजट में बात की गई थी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड अब से ज़रूरी नहीं है, आप आधार कार्ड का भी यूज़ कर सकते हो। तो अब उसी को लेकर एक नया स्टेप लिया गया है कि इंस्टेंट अलॉटमेंट होगी हमारे पास पैन कार्ड की। पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। ओके, पैन कार्ड को जारी करने का काम हमारे पास कौन करता है, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो हमारे पास टैक्स कलेक्शन का काम भी करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। आप स्टूडेंट जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि CBDT के करंट चेयरमैन कौन है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, याद रखेंगे CBDT के करंट चेयरमैन कौन है, PC मोदी। ओके, PC मोदी इज द करंट चेयरमैन ऑफ CBDT। CBDT मीन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो भारत में टैक्स कलेक्शन का काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास 22nd मीटिंग ऑफ FSDC। FSDC यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। ये एक ऐसी बॉडी है स्टूडेंट जो भारत में जितने भी बड़े फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, जैसे सेबी है, इरडाई है, PFRDA है, RBI है, उन सब के अंदर कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। सो FSDC इज द एपेक्स बॉडी फॉर सेक्टरल रेगुलेटर्स हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। हमेशा याद रखेंगे FSDC के हेड का नाम अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो इसका मतलब आपसे इनडायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्टर का नाम पूछा जा रहा है। तो FSDC के हेड हमेशा कौन होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि अभी कौन है, निर्मला सीतारमन जी। FSDC को हमारे पास 2010 में बनाया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रघुराम राजन कमेटी इन 2008। तो रघुराम राजन जो कि फॉर्मर RBI गवर्नर थे, उन्होंने 2008 में सुझाव दिया कि आप FSDC नाम से एक बॉडी बनाओ। तो इनके कहने पर 2010 में FSDC को एस्टेब्लिश किया गया। ये आप याद रखेंगे। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। न्यू CEO ऑफ MD एंड CEO एंड MD ऑफ विप्रो। तो विप्रो ने स्टूडेंट हायर किया है थियरी डेलापोर्ट को। थियरी डेलापोर्ट जो कि इससे पहले कैपजेमिनी में काम कर रहे थे, अब से नए CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे
विप्रो के। सो विप्रो भारत की एक जानी मानी आईटी कंपनी है और इसके जो फाउंडर हैं और करंट जो चेयरमैन हैं वो हैं ऋषभ प्रेम जी। याद रखेंगे, ऋषभ प्रेम जी इसके फाउंडर और करंट चेयरमैन। विप्रो का जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन बेंगलुरु और वर्ल्ड की बड़ी आईटी कंपनी में इसका नाम जो है वो शुमार होता है। ओके, आगे चलते हैं। संदीप मुकुंद प्रधान, 2 ईयर एक्सटेंशन ऑफ साई, डायरेक्टर जनरल ऑफ साई। तो साई के बारे में याद रखेंगे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद रखेंगे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर के रूप में हमारे पास अपॉइंट किया गया है किसको, संदीप मुकुंद प्रधान को। 2 साल के लिए एक्सटेंशन मिली है, पहले से ही डायरेक्टर थे। साई की जब मैं बात करता हूँ 1984 में साई को एस्टेब्लिश किया गया। जी हाँ, याद रखेंगे, साई को कब एस्टेब्लिश किया गया, 1984 में। ओके, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये स्पोर्ट्स को मैनेज करने का काम करती है। और अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इसकी तरफ से चल रहा है दैट इज टॉप्स, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ये आप याद रखेंगे। ओके, चलिए जी, ये हमारे पास कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। तो जल्दी से स्टूडेंट कमेंट सेक्शन मुझे कमेंट करके बताइए कि हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट। हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। ओके, याद रखेंगे, किरण रिजिजू इज द करंट मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट। किरण रिजिजू, ओके, किरण रिजिजू इज द करंट मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। ओके, एनपीसीआई ने स्टूडेंट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट पाई लॉन्च किया है। देखिए एनपीसीआई क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट लॉन्च किया है पाई नाम से। ये क्या करेगा, लोगों में फास्टैग, रुपए, यूपीआई और आधार बेस्ड इनेबल पेमेंट सिस्टम को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करेगा। यहाँ पर पाई से क्या है, कस्टमर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मान लो आपको रुपए कार्ड को लेकर कोई क्वेरी है, मान लो आपको फास्टैग को लेकर, आपको पता ना कि आजकल टोल टैक्स में जो पैसे कटते हैं वो फास्टैग के थ्रू कटते हैं, तो उसको लेकर कोई क्वेरी है तो आप पाई का यूज़ कर सकते हैं। एनपीसीआई की मैं बात करूँ स्टूडेंट, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो एनपीसीआई हमारे पास ये जितने भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करने का काम करती है। और कहाँ से ऑपरेट करती है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। 2008 में एनपीसीआई को एस्टेब्लिश किया गया था। और याद रखेंगे स्टूडेंट, करंट एमडी एंड सीईओ कौन है इसके, दिलीप असबे। करंट एमडी एंड सीईओ कौन है, दिलीप असबे। ओके, चलिए जी, लास्ट न्यूज़ फॉर द डे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डेवलप 800 किलोमीटर रोड एज हर्बल रोड। तो उत्तर प्रदेश के जो डेप्यूटी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने क्या कहा है कि 800 किलोमीटर हर्बल रोड अलोंग द स्टेट नेशनल हाईवे डेवलप की जाएगी, ताकि जो आम लोग हैं उनका ही फायदा हो सके और गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके। देखिए हमारे पास सड़कों का जाल काफ़ी बड़ा है यूपी में, क्योंकि एक बड़ी स्टेट है एरिया वाइज। लेकिन आपको पता होना चाहिए, चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट कमेंट करके बताइए कि एरिया वाइज उत्तर प्रदेश का रैंक कितना है भारत के अंदर। एरिया वाइज रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट इन इंडिया। ओके, याद रखें, एरिया वाइज जो उत्तर प्रदेश का रैंक है भारत के अंदर वो है 4th रैंक। जी हाँ, 4th रैंक। सबसे बड़ी स्टेट एरिया वाइज है राजस्थान, सेकंड नंबर पे है मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे है सबसे बड़ी स्टेट महाराष्ट्र, और एरिया वाइज जो 4th नंबर सबसे बड़ी स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश, जिसके चीफ मिनिस्टर हैं हमारे पास योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। तो ये थे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको सब अच्छे समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस।